तो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम थोड़े कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, और ताकि आपको क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद सब कुछ समझने में आसानी हो। जिन स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों का पता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह, वो तो वीडियो को आगे कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो को देखना शुरू कर दें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो इनको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हमें इन टर्म्स इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कोफिशिएंट वगैरह वगैरह, तो ये किसे कहते हैं, तो आपको ना सिर्फ एक्सरसाइज समझने में मुश्किल होगी बल्कि आप अगली क्लासेस में भी जाएंगे तो जो भी टीचर आपको मैथ समझा रहा होगा तो आपको समझने में काफ़ी पेन होगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अभी थोड़ा सा वक्त देकर इन चीज़ों को समझ लीजिए, ताकि ना सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाए बल्कि इन फ्यूचर जब भी आप मैथ समझने बैठो तो आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखा हुआ मैंने कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी नंबर देखते हैं, जैसे 2, 7, 11 वगैरह वगैरह, तो कोई भी नंबर जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसे कांस्टेंट कहते हैं, बिकॉज उन नंबर की वैल्यूज बदलती नहीं है। कोई भी सवाल है, अगर उसमें 2 लिखा हुआ है कहीं पे सवाल के अंदर, तो वो 2 के साथ ही सोल्व होगा, उसको कभी भी चेंज नहीं करते। तो आई होप कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। मजीद तो आगे चलते हैं। तो वेरिएबल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। वेरिएबल किसे कहते हैं, अ सिंबल यूज फॉर अ नंबर। वेरिएबल एक ऐसे सिंबल को बोलते हैं जो कि, या एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि किसी भी नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी डोंट नो येट, जो कि उस वक्त मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई भी सवाल है, उसके अंदर कोई नंबर है जो जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो उसकी जगह कोई भी अल्फाबेट लगा दिया जाता है, XYZ, तो इन अल्फाबेट्स को कहा जाता है वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज यूजली अ लेटर लाइक एक्स एंड वाई। मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई इक्वेशन लिखी हुई है x + 2 = 6, तो इधर x जो है वो क्या होगा, x वेरिएबल होगा, बिकॉज इसकी जगह कौन सा नंबर इस्तेमाल होगा हमें इस वक्त नहीं मालूम। लेकिन वो नंबर कौन सा, अगर आप ध्यान दें तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 6 है, तो इधर मैं x की जगह क्या लिखूंगा कि 6 बन जाए, तो मैं 4 इधर लिखूंगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो 4 की जगह फिल वक्त हमने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो ऐसे अल्फाबेट्स जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं, जिनकी वैल्यूज नहीं मालूम होती, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें तो कोफिशिएंट आ गया। कोफिशिएंट के अंदर देखते हैं क्या है, अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। कोफिशिएंट एक नंबर को बोलते हैं जो कि हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे 6x - 6 है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी अल्फाबेट होता है उसे वेरिएबल बोला जाता है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, 6, जो कि एक नंबर है, तो इस क्योंकि ये नंबर वेरिएबल के साथ है इसलिए इसको कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक इसी तरह नीचे चलें तो सबको इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 7 = 5। अब इस 4x के अंदर 4 जो है कोफिशिएंट है, बिकॉज ये वेरिएबल के साथ है। x क्योंकि अल्फाबेट्स जो भी इस्तेमाल होते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन होता है उनको ऑपरेटर या प्लूरल फॉर्म जो होती है ऑपरेशंस कहा जाता है। और 7 यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 7 जो है ये बदलेगी नहीं इसकी वैल्यू, इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। तो फर्दर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स की, कि टर्म्स किसे कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड इट्स टर्म्स। टर्म्स अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो पहले आप मिसाल से ही समझ लीजिए इस बात को। मिसाल के तौर पे x + y, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो दरमियान में प्लस है ये इसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ऑपरेशन। तो कोई भी प्लस माइनस के साथ वेरिएबल जुड़ रहा होता है, या कोई भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं उनके दरमियान में कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का साइन है, तो उनके साइन की मदद से जो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं ना उनको टर्म्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इधर टर्म कितनी है, x + y के अंदर 2 टर्म है, बिकॉज x 1 टर्म है और y 2 टर्म है। तो इधर x² + 3x + 5, तो इधर कितनी टर्म है, इधर 3 टर्म्स हैं, यानी कि प्लस, यानी जो प्लस माइनस है इनकी मदद से जितनी भी चीज़ें आपस में जुड़ रही होती हैं उन चीज़ों को टर्म्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज के अंदर ये कहीं भी मैं टर्म का वर्ड इस्तेमाल करूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि या तो मैं इसकी बात कर रहा हूं या इसकी बात कर रहा हूं या इसकी। आई होप टर्म के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखने से पहले हम एक्सप्रेशंस को सीख लेते हैं कि एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। अब वही बोलते हैं नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स सच एज ऑपरेटर्स, मतलब वो प्लस माइनस के साइन होते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ग्रुप्ड टुगेदर डेट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। वो कहता है जब भी ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाइज की मदद से कोई भी नंबर्स आपस में जुड़े हुए हों या सिंबल्स आपस में जुड़े हुए हों और वो किसी चीज़ की वैल्यू को ज़ाहिर कर रहे हों, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है किसी चीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 6 के इक्वल है। तो और ये नंबर्स जो हैं आपस में ऑपरेटर की मदद से जुड़े हुए हैं जो कि मल्टीप्लाई है, इसलिए इस पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। दोबारा से बताने की या समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 है। तो अब 4x और 7 ये एक ऑपरेटर की मदद से जुड़े हुए हैं आपस में, जिसको माइनस कहा जा रहा है, यानी माइनस है जो कि इन दोनों को जोड़ के जो इंडिविजुअल फॉर्म होगी उसको एक्सप्रेशन कहा जाएगा। फाइनली अगर लास्ट लाइन में दोबारा बताऊं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई की मदद से आपस में जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उसको इनकम्प्लीट एक फॉर्म में एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर एक और चीज़ से भी समझाऊं आपको, इसको टर्म बोलते हैं। अब 4x माइनस 7 के अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो तमाम टर्म्स को मिला के जो एक चीज़ बनती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, तो इसको समझते हैं। तो कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच आर इंटर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अब देखिए इसमें कांस्टेंट का वर्ड आया, वेरिएबल का वर्ड आया, अगर आपको ये मालूम ही नहीं होता तो ये डेफिनेशन आपको कभी भी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं ये बोल रहा था कि इन बेसिक्स को सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक कॉम्बिनेशन का नाम है, आपस में जुड़ने का नाम है। और किस चीज़ के जुड़ने का नाम है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि आपस में किस चीज़ की मदद से जुड़ते हैं? ऑपरेटर्स की मदद से जुड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो 3mn स्क्वायर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप कहेंगे कि तो किसी सिंबल की मदद से जुड़ ही नहीं रहा, ये मल्टीप्लाई की मदद से आपस में जुड़ रहे हैं। तो अब देख लीजिए ये कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल्स हो गए, और ये आपस में मल्टीप्लाई के साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई लिखते नहीं है, एम एन के दरमियान मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे तो इट्स मीन कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ये अंडरस्टूड बात है। तो इसीलिए अब समझने की क्या जरूरत है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का। नीचे वाली सेकंड मिसाल को देख लेते हैं, 4a प्लस 9b। अब ये भी कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और नंबर्स का, तो ये भी पूरी क्या हो जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसी तरह थर्ड पे इस फॉर्म में भी कोई चीज़ होगी, एक्स वाई डिवाइड बाय 4x, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, बिकॉज ये डिवीजन के सिंबल की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है? वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट जो होते हैं वो ऑपरेटर्स की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। तो जो मुझे फ़र्क समझ में आया वो यही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि उसने कहा था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस के अंदर जो है ये सब होते हैं, लेकिन साथ में नंबर भी हो सकते हैं। जैसे ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक्सप्रेशन है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होगी? जिसमें वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो ये इसमें स्लाइटली डिफरेंस था। मज़ीद आगे चलें तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस पे। तो एक्सप्रेशंस की टाइप्स 4 होती हैं, रैशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। आपके इस चैप्टर में जो है इन दो की बात की जा रही है, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये इसकी टाइप्स हो गई। और अब फाइनली जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। अब वही बोल रहे हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल,
यानी कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है यानी उसकी जो पावर होती है आर आल होल नंबर्स, वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। होल नंबर का सेट कौन सा होता है? जो जीरो से शुरू होता है और चलता रहता है, इस कॉल्ड आ पॉलिनोमियल। तो मिसाल की मदद से समझते हैं। मिसाल में जैसे कि 3x नजर आ रहा है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है होल नंबर में है, यानी 1 है इसकी पावर तो होल नंबर में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये 2ab ये भी पॉलिनोमियल है। 6x प्लस a ये पूरी भी पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी है? वो है 1। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल आसान है, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में हो तो वो पॉलिनोमियल होती है। सो सिंपल। आगे चलें तो अब बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन पे। रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं? रैशनल एक्सप्रेशन होती हैं इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q वेयर px एंड qx आर पोलिनोमियल्स। मिसाल के तौर पे वही कह रहे हैं कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो कि रैशनल का मतलब होता है रेशो मतलब दो चीज़ों के दरमियान बात की जा रही होती है, ठीक है। तो p डिवाइड बाय q की फॉर्म में जो हो और p और q की जगह जो हो वो क्या हो? पॉलिनोमियल्स हो, तो उसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। दोबारा से बता देता हूँ, रैशनल एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके अंदर p डिवाइड बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेशंस लिखी होती हैं और ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन होती है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए और नीचे वाली जो होती है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और q जो है वो बराबर की नहीं होना चाहिए। मिसाल से समझ लें, देखें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें x इसमें ये ऊपर वाली पूरी पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो होल नंबर में। इसी तरह नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? बिकॉज इधर भी जो पावर है वो सारी होल नंबर्स में है वेरिएबल्स की। तो ये एक छोटी सी निशानी थी कि होल नंबर्स में पावर हो तो वो पॉलिनोमियल होती है और रैशनल एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें दो पॉलिनोमियल ऊपर नीचे लिखी होनी चाहिए और नीचे वाली पॉलिनोमियल जो है जीरो के इक्वल ना हो। जबकि इरेशनल एक्सप्रेशन जो होती है वो बिल्कुल इसके उल्ट होती है। कैसे उल्ट होती है? मिसाल के तौर पे उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसमें एक्सप्रेशंस p डिवाइड बाय q की फॉर्म में तो हों लेकिन दोनों में से कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं होगी तो उसे इरेशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे 3x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है बट अंडर रूट x प्लस 7 अब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इधर x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, होल नंबर्स में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने नॉट पॉलिनोमियल। तो आई होप ये सारी चीजें जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये कहा जा रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, यस और नो। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी गई इनमें से आप पॉलिनोमियल जो हैं उनकी शनाख्त कर दीजिए और येस और नो की सूरत में। आपने सॉल्व नहीं करना किसी किस्म का। तो पहली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को नज़र आ रही है तो वो पॉलिनोमियल है, तो मैं कहूँगा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला आपको कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को वीडियो में पीछे बताई है कि पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो होल नंबर के अंदर होती है। तो अब इधर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे नीचे x की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ पे आ गया -5। अब ये -1 जो है ये होल नंबर सेट का हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई के पॉलिनोमियल नहीं है। होल नंबर सेट आई होप कि आप लोगों को आता होगा, जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह का, इस सेट को बोलते हैं होल नंबर सेट। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में होगी, इस सेट का अंदर से होगी, तो कहेंगे पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ये जो है अगर मैं कहूँ तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? मैं प्रूफ करके देता हूँ। अब देखिए 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे आ जाएगी x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। अब ये जो 1 डिवाइड बाई 2 है ये जो है होल नंबर सेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड की तरफ चलें तो अगर मैं इसको बताऊं आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये है पॉलिनोमियल। कैसे? अगर मैं दोबारा बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2, इसकी भी पावर जो है होल नंबर सेट में 2 और 1 जो है ये भी होल नंबर सेट का हिस्सा है, तो इधर तमाम वेरिएबल्स की पावर होल नंबर सेट में है, इसलिए पॉलिनोमियल है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जो है ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये है रैशनल एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन। उसने हमसे बोला है कि सिर्फ आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जो पॉलिनोमियल है। तो ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है बिकॉज ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी, बट ओवरऑल ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए इसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि इसका अलग से नाम है भाई, इसका नाम है रैशनल एक्सप्रेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, स्टेट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। आपने बताना है कि इन सब में से कौन कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो आई होप पीछे वीडियो में मैंने बताया हुआ रैशनल एक्सप्रेशन वो सुन लीजिए, वो सुनोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। खैर यहाँ पे अगर मुख्तसरन बताऊँ तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल मौजूद हो, ठीक है, और नीचे भी पॉलिनोमियल मौजूद हो, उसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाली जो है वो भी पॉलिनोमियल हो। और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो अभी आप पिछले क्वेश्चन में सीख के आए। तो पहली जो है वो बिल्कुल नहीं है रैशनल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है और नीचे वाली ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इट्स मीन कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड की तरफ चलूँ कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है बिकॉज इधर भी होल नंबर में एक्स की पावर, इधर भी होल नंबर में, और ये तो कांस्टेंट है, इसका यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इधर जो है वेरिएबल उसकी पावर जो है वो होल नंबर में है, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी होल नंबर में, ये भी। तो इट्स मीन के ऊपर भी पॉलिनोमियल मौजूद है इसके और नीचे भी पॉलिनोमियल मौजूद है, तो बदले में इसको क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसलिए इसको यस कर देते हैं कि ये है। थर्ड की तरफ चलें तो थर्ड में ऊपर देखते हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल है बिकॉज इधर भी होल नंबर का नंबर है, इधर भी होल सेट का नंबर है, इधर भी वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर सेट से रिलेट है, और तो ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल मौजूद है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो इधर लिख दीजिए आप यस। फोर्थ पार्ट की तरफ चलूँ तो ये नहीं है रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज इधर x की पावर 1/2 आती है, तो इट्स मीन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो और ये वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ओवरऑल भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट्स मीन कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहा जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस, कि जितनी भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उन सबको आपने रिड्यूस करना है, और यानी कि उसको कम करना है, और कम करके सबसे जो लोएस्ट फॉर्म है इस रैशनल एक्सप्रेशन की, कि मज़ीद उसको रिड्यूस ना किया जा सके, वहाँ पे लाके छोड़ देना है। इन शॉर्ट वर्ड्स कि कोई भी सवाल है उसको हल करते जो एक ऐसी सिचुएशन पे लाके छोड़ दो जो कि मज़ीद हल ना हो सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो समझ में आ गया कि लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे लेकर आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। पहला स्टेप क्या है कि आप उस क्वेश्चन की ये देखें कि फैक्टर्स उसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर उसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो आप सबसे पहले उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो वो फैक्टर्स बनाने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब वैसे तो फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, अगर आप प्रॉपर वे से फैक्टराइजेशन को समझना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च बार के अंदर लिखिए व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन बाय वकास नासिर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप इजीली समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे मुख्तसरन बताऊँ अगर कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 6, ठीक है। अब इस 6 की मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से 6 आ जाए। तो अब 6 को 3 और 2 जो हैं वो 6 के क्या हैं, फैक्टर हैं, बिकॉज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह ये नंबर्स में था, अगर आपको उसमें बताऊं कोई एक्सप्रेशन की सूरत में, तो आपने एक फार्मूला देखा होगा a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है या इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा a प्लस बी होल का स्केयर, बिकॉज इसको जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब सवाल ही पैदा होगा इसमें तो कोई सी 2 चीज़ें मुझे नज़र आ नहीं रही जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको इधर से समझाऊं तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी,
इस ये अब यानी कि ये सवाल जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन के इसके फैक्टर्स ये ए प्लस बी हैं, और इस ए प्लस बी को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो आई होप फैक्टराइजेशन यहाँ पे तो इतना ही मैं समझा सकता हूँ, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलूँ तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप इसको इजीली ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ कॉमन होगी तो आपने कॉमन ले लेना है। थर्ड स्टेप में आपने कैंसिल करना है कि जो भी चीज़ आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकती है, कट सकती है, तो आपने काट देना है। तो ये 3 स्टेप हैं, बाकी मैं क्वेश्चन के अंदर ये तीनों करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन करना है। तो 120x² y³ z5 जो है इसकी फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, पहले से ही फैक्टर्स की सूरत में मौजूद है ऊपर भी और नीचे भी, तो पहला स्टेप जो है वो नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप में कॉमन लेना होता है, तो पहले के अंदर से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, दूसरे के अंदर से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर हम इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल इसमें से कर सकते हैं, हाँ कैंसिल इसमें से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए एक बार इस सवाल को दोबारा लिख लीजिए, x² y³ z5 डिवाइड बाय 30x³ yz²। ये चीज़ होगी। अब इसको कैंसिल करते हैं यानी काटते हैं, आम जबान में कहूँ तो ये 2 पे कटता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये भी 2 6 ज़ा 12, 2 6 और 0 वैसे का वैसे ऊपर चला गया। फिर 3 पे जाता है, 3 5 ज़ा 15, और ये भी 3 पे जाता है, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे आ गया 0। अब 5 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो अब ये मज़ीद नहीं कट सकता, तो इसलिए इसका कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट सॉरी, वो आ जाएगा 4x² y³ z5 डिवाइड बाय x³ yz²। अब जो है हमने इस पोर्शन को जो है वो कैंसिल करना है। इस पोर्शन को कैंसिल करने के लिए वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x को 2 दफ़ा लिख लो, y को 3 दफ़ा लिख लो, z को 5 टाइम्स लिख लो, और नीचे जो है वो भी x 3 दफ़ा लिख लो, y 1 दफ़ा और z 2, और फिर जो आपस में ऊपर नीचे कटते हैं वो काट दो। लेकिन इस तरह जो है सवाल काफ़ी लंबा हो जाता है। इसको सो सिंपल हमने दूसरे चैप्टर में जैसे किया था, नीचे वाले जो हैं ये वाला वेरिएबल और ये वाला सेम है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो एक्सपोनेंट्स नीचे से ऊपर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये बन जाएगा x 2 - 3, नीचे से 3 ऊपर आया माइनस का हो गया, और इधर आ गया y 3, नीचे से 1 ऊपर आया -1, और z जो है वो 5 नीचे से 2 ऊपर आया तो -2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x की पावर -1, अब y आ गया स्क्वायर के, और z यानी z जो आ गया वो किसके आ गया, 3 के। अब जो है इसको दोबारा से वैसे फॉर्म में, ये ऐसा मैंने क्यों किया है, वैसे तो इसको काटना ऐसे होता है कि x 2 दफ़ा लिख दो, और फिर y जो है 3 दफ़ा लिख दो, और z जो है वो 5 दफ़ा लिखो, और फिर जो है नीचे ऊपर एक जैसे उनको नीचे ऊपर काट दो, लेकिन ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे कन्वर्ट करने के बाद फ़ौरन कैंसिल करके दोबारा से रैशनल फॉर्म में लिख दो आप। तो रैशनल फॉर्म में क्या होगा, माइनस के एक्सपोनेंट जो होते हैं वो हमेशा नीचे जाते हैं, तो x की पावर 1 जो है नीचे चली जाएगी, और ऊपर रह जाएगा 4y² z³, और नीचे आ गया x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले फैक्टर्स की सूरत में मौजूद हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम इधर फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन देखते हैं, तो इसमें कॉमन भी कुछ खास नहीं आ रहा। उसके बाद कैंसिल का स्टेप लेते हैं, तो कैंसिल करने के लिए पहले इस चीज़ को ओपन करना होगा, यानी कैंसिल करने के लिए हर चीज़ को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर कैंसिल करना है। तो x² -1 ये नहीं कट सकता, क्यों, क्योंकि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लेते हैं, 8a × x + 1 डिवाइड बाय 2। अब गौर से देखिए, मेरे पास एक फार्मूला होता है a² - b², और उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a + b × a - b। तो सेम एज यहाँ पे भी ऐसे ही है, x² -1 है, तो मैं x² को x की पावर यानी कि 2 लिख सकता हूँ, और -1 की पावर हम जितनी भी रख लें तो वो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ। तो अब ये वाली चीज़ जो है मेरे सामने बन जाएगी x + 1,
और x माइनस वन। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप दूसरे लफ्ज़ में कह लो कि इसको ओपन कर लिए ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो काट सकें। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वन और x माइनस वन। अब इसको हम इजीली काट सकते हैं कैसे, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे x प्लस वन से कैंसिल, तो ऊपर बच गया हमारे पास 4a डिवाइड बाय x माइनस वन और यही इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब पहला स्टेप फैक्टरिंग करना है यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो ऊपर वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन होगी बिकॉज इसके दरमियान में आ गया माइनस। फैक्टराइजेशन तब नहीं होती जब सारी ऊपर वाली जो हिस्सा है एक्सप्रेशन उसमें सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो इट्स मीन को फैक्टर्स की सूरत में पहले ही मौजूद है, लेकिन अब जो है हम ऊपर वाले हिस्से को फैक्टर्स की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x प्लस वाई होल के स्केयर को जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली करूं तो x यानी आपने सुना होगा a प्लस बी होल का स्केयर और ये बराबर होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा x प्लस वाई होल के स्केयर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्केयर प्लस 2xy प्लस y स्केयर और ये आ जाएगा माइनस 4xy वैसे का वैसा और नीचे आ जाएगा x माइनस वाई होल का स्केयर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे इसको सॉल्व करूँ तो अब आप देखिए कि ये 2xy और ये 2xy ये एक दूसरे के साथ माइनस होते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x स्केयर। अब माइनस 4xy जो है बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा और माइनस 4xy में से प्लस 2xy निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2xy और पीछे बच गया प्लस y स्केयर। तो ये एक्सप्रेशन होगी। नीचे जो है वो क्या है x माइनस वाई होल का स्केयर। तो अब जो है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि इस वाले हिस्से को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल का स्केयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपको कैसे पता कि ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है मैथ कर करके, आप भी करोगे तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। x माइनस वाई होल के स्केयर को लिखो तो इसका फार्मूला खुलता है x का स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई होल का स्केयर, ये फार्मूला होता है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2xy और प्लस वाई स्केयर। अब देखिए ये जो है वो किसके बराबर हो गया, इसके। ये वाला हिस्सा होगा एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, तो हम इसकी जगह ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं और अगर ये वाला हिस्सा मौजूद है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल का स्केयर डिवाइड बाय x माइनस वाई होल का स्केयर। तो अब जो है अब मैं क्या करूँगा, अब सो सिंपल फैक्टराइजेशन हो गई। कॉमन देखिए, कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं आता, कैंसिल कीजिए तो भाई ये पूरा ही जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे पीछे आ जाता है 1 और 1 ही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो पहला स्टेप फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टर्स की सूरत में तो ये पहले मौजूद है तो पहला स्टेप नहीं कर सकते। दूसरे स्टेप में कॉमन लेना होता है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन भी नहीं है जो मैं ले सकूं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब आप क्या कर सकते हो, इस हिस्से की जगह जो है ये पूरा हिस्सा लिख सकते हो बिकॉज ये हिस्सा जो है वो इसके बराबर ही होता है। या ये लिखा हुआ हो तो आप ये लिख लो और अगर ये लिखा हुआ हो तो आप ये लिख लो। तो करके दिखाता हूँ मैं। तो अब आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा, आगे इसको हम लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह एक्स माइनस वाई पूरा फार्मूला लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो इसकी जगह जो है मैंने ये पूरी रकम लिख ली। अब आगे चलूँगा तो अगली रकम वैसी की वैसी एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर और उसके बाद आ गया डिवाइड और नीचे वाली भी वैसी की वैसी, क्योंकि इसको तो मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब कैंसिलेशन
यानी कॉमन इसमें से कुछ आता है, ऊपर वाले में से भी नहीं आता, नीचे वाले में से भी नहीं आता, तो कॉमन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो कैंसिल कैसे होंगे, कैंसिल देखिए, x माइनस वाई से कट गया और ये पूरी रकम जो है वो इस पूरी से कट गई। तो पीछे क्या बचा, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और अब ये फार्मूला है हमारे पास, कौन सा फार्मूला है, x माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला, क्वेश्चंस कर करके, प्रैक्टिस कर करके आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो इसके बराबर होती है। आप तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ, जो अक्सर ये तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये तरीका आपने कब इस्तेमाल करना है, याद रहे कि ये तरीका आपने तब इस्तेमाल करना है जब इधर भी पॉजिटिव, याद रहे कि इधर भी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो और इधर भी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे पहले जो है वो एक्स स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये है एक्स का, बिकॉज एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी तरह पॉजिटिव 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो तो ऐसी सूरत के अंदर आप सिंपल ये फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर फॉर एग्जांपल माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसी सूरत में मैं डायरेक्टली फार्मूला लगा दूंगा ए का स्क्वायर और इसके बाद प्लस लास्ट का स्क्वायर और यहाँ पे -2 इंटू फर्स्ट क्या है ए और लास्ट क्या है बी। तो और इसको मैं फिर लिख दूंगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये अगर क्वेश्चन हो तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इसका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला आपने कब लगाना है, जब लगाना है जब दोनों तरफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर था तो यहाँ पे लिख लेंगे x होल का स्क्वायर और लास्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर था तो आप यहाँ पे लिख लेंगे +2 होल का स्क्वायर। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो क्या था दरमियान में, यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस, पॉजिटिव होता तो प्लस होता तो प्लस आता। और उसके बाद फार्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है x और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब चेक करने के लिए कि ये मैंने फैक्टराइज सही किया या नहीं किया, तो आप देखिए 2 टू द 4 और -4x इसका आंसर आता है, और जो कि इस मिडिल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। चेक करने का यही तरीका है कि मिडिल वैल्यू से चेक कर लें कि दरमियान वाली टर्म आ रही है नहीं आ रही। तो इस तरह से फैक्टराइज होगा। लास्ट में फिर मैं अगेन आपको कहूँगा कि स्ट्रक्चर के फार्मूले से कब आपने किसी भी ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर हो और लास्ट पॉजिटिव कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, ठीक है, नेगेटिव ना हो। ओके जी, नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी फार्मूले के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए नेगेटिव को नहीं कर सकते हम। तो उसके बाद नीचे वाले हिस्से की तरफ चलूँ, अगर मैं नीचे वाले हिस्से को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम, तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है कि कॉमन लेके देख लो, क्योंकि बहुत सी सवाल जो हैं कॉमन लेने से ही फैक्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इधर कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फर्दर आगे चलेंगे तो अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाली जो हिस्सा है ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। वीक स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं भी कभी बहुत वीक स्टूडेंट था, मुझे चीज़ें बहुत देर से समझ में आती थी। तो क्या मैं दोबारा बता देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक इसी तरह इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नीचे वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। नीचे वाले स्टेप में जाएंगे तो सबसे पहले अब इसमें ये देखेंगे कि फैक्टर्स में तो तब्दील हो गए हैं ये चीज़ें, लेकिन कैंसिलेशन करने वाले स्टेप से पहले हम क्या देखते थे कि अगर कोई हिस्सा फैक्टर, यानी अगर कोई फैक्टर और किसी फार्मूले के ज़रिए हल हो सकता है या मोर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करने से पहले। तो ये हिस्सा जो है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हिस्सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है इस वाले फार्मूले के ज़रिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको करते हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, अब स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं क्योंकि अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस
2 का स्केयर, यानी कि एक्स स्केयर माइनस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलूँ तो अब ऊपर वाला रहेगा ऐसे का ऐसा x माइनस 2 होल का स्केयर, और नीचे वाले की बात करूं तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक बार क्योंकि प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, x माइनस 2। कैसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है ये a प्लस बी हो जाता है एक बार, और एक बार a माइनस बी हो जाता है। तो ठीक इसी तरह एक्स प्लस 2 एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो गया। अब जो है इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि यहाँ स्केयर है तो इस वाले हिस्से को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, लेकिन उसका लिखने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज इतनी भी ज़्यादा डिटेल में क्या जाना है, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो अब फाइनल स्टेप हम कैंसिल का करेंगे। तो आप याद रखिए कि ये x माइनस 2 और इधर का x माइनस 2 टाइम्स है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की पावर 2 होती है तो उसको इट्स मीन के हम उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो x माइनस 2 की जो पावर है 2 है, तो इट्स मीन इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो एक बार तो नीचे x माइनस 2 था वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक बार कैंसिल हो गया, बाकी एक दफ़ा x माइनस 2 जो है वो ऊपर बच गया। तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब ये हो जाएगा x माइनस 2, बिकॉज एक बार कट गया, वो स्केयर खत्म हो गया नीचे वाले के साथ, तो नीचे बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, या इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो आई होप यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बिल्कुल आसान है, और उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें उसको फैक्टर्स में तब्दील करेंगे, नीचे वाले तो ऑलरेडी फैक्टर्स में मौजूद हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 कॉमन, 64x, यानी x भी कॉमन आ जाता है। इधर x की पावर 5 है तो एक x इधर से भी निकल जाएगा, तो बाहर कॉमन आ जाएगा 64x, और अंदर हमारे पास बच जाएगा एक x बाहर गया तो x4, और इधर आ जाएगा माइनस कुछ 64x पूरे का पूरा बाहर गया तो पीछे बच जाएगा 1, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बच जाता है। और नीचे जो है फैक्टर्स में तो ये पहले तब्दील हैं, उसके बाद फर्दर इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है, यस हो सकते हैं, इनमें कॉमन्स निकल सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से आ जाएगा 8 कॉमन, तो ये हो गया 8 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर पीछे बच गया 1, और इधर से 2 बाहर आ जाएगा तो पीछे आ जाएगा x प्लस 1। फर्दर इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 64x, और इधर अब देखिए ये जो है ये वाला, अब मुझे बार बार डिटेल में बताना पड़ रहा है, ये फार्मूला बन सकता है कैसे, अब मैं करके दिखा देता हूँ। आई होप अभी तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो तो वो 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे। क्यों स्क्वायर लेंगे, बिकॉज ये फार्मूला बन जाएगा अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस फार्मूले के तहत हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं। नीचे वाले हिस्से में अगर जाऊँ तो नीचे वाले में जो कांस्टेंट जो नंबर्स हैं उसको अलग करूं तो यहाँ पे आ जाता है 16, यानी कि a टू द 16 हो गया, और इस साइड पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ गया x प्लस 1। तो ये स्टेप भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इसको फर्दर लेके चलूँ तो 64x, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आ गया हमारा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अच्छा, ये 16 को यहाँ पे भी कट कर सकते थे, मैं कट करना भूल गया, इसलिए नीचे ही कट कर लेते हैं। नीचे 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ये कट जाएगा 16 4 ज़ा 64। ओके जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4x, और इधर अंदर अब ये वाला हिस्सा जो है ये भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ ताकि वक्त हमारा बचे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ जाएगा एक बार x प्लस 1, और एक बार आ जाएगा x माइनस 1,
और नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब कोई कैंसिल होता है, ओबियसली होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। पीछे जो है हमारे पास आंसर बचा वो हो गया 4x इंटू एक्स माइनस 1। और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको फैक्टर्स में बदल लेते हैं, नीचे वाला जो है उसको भी देखते हैं। तो ऊपर वाला बदलेंगे तो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 3x होल का स्क्वायर और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर, वैसे का वैसा। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे होंगे आपको कैसे पता चला कि ऐसे करेंगे। तो याद रखिए कि मैथ कर करके इतना सेंस आप लोगों के अंदर आ जाता है कि इधर कंप्लीटिंग होल का स्क्वायर है तो अगर मैं इधर भी कर लूँगा तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखने के बाद। तो यही चीज़ जो है मैं यहाँ पर करूँगा। तो आगे करूँ तो इसको नीचे वाला हिस्सा इसका एज इट एज वैसे ही लिखा रहने देते हैं फिलहाल। और अब सवाल ये पैदा होता है कि नीचे वाले को आपने फैक्टराइज क्यों नहीं किया, ऊपर वाले को कर दिया। बिकॉज आप जब क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइजेस के तो आपको जनरल आइडिया मिल जाता है कि किस एक्सरसाइज के अंदर कैसे सवाल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि मैंने नीचे वाले को क्यों वैसे ही रहने दिया, बिकॉज आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। इट्स मीन, और ये ऊपर वाला हिस्सा पूरे का पूरा जो है ये बनने जा रहा है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो करके दिखाता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अब जो है इसको फर्दर करेंगे तो एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, ये एक बार प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के साथ वैसे का वैसा लिख दिया मैंने। और एक बार इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। और अब बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे होंगे कि आपने ये चीज़ ब्रैकेट्स में क्यों लिखी है। तो याद रखिए ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ए था और ये बी था। तो अब ये ए है हमारा और ये बी है और दरमियान में एक बार प्लस लिखा और ये ए था हमारा तो और ये बी था तो दरमियान में माइनस आया। तो इट्स मीन के हमने पूरा पूरा लिखना है, ना कि विदाउट ब्रैकेट्स लिख देंगे। और ब्रैकेट्स भी इसलिए डालेंगे बिकॉज जब यहाँ बाहर माइनस आएगा तो अगले स्टेप में अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। अगर आप ब्रैकेट्स ही नहीं डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस 4 रह जाएगा और क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो असूलन ये है कि जब भी आपका बी जो है ब्रैकेट्स वाले हिस्से की तरह है तो आप उसको वैसे ही लिखेंगे। खैर आगे चलते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगी। और इसके बाद जो है नीचे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख लेंगे। फर्दर आगे चलो तो अब आपको पता चलेगा मैंने क्यों ब्रैकेट्स डाली थी। तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, 3x प्लस बाहर प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा वैसे का वैसा। और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस बाहर माइनस अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, माइनस 4 बन जाएगा प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है आप देखिए, अब आप देखिए इधर भी पॉजिटिव 3x है, इधर भी पॉजिटिव 3x है, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये पूरा गया इस पूरे के साथ और पीछे बच गया हमारे पास ओनली 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लें क्योंकि आंसर जो है उसमें तरतीब से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो इसके साथ ही ये वीडियो का पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया। इससे आगे